क्वेश्चन नंबर 1 X3+ आयन तत्व X परमाणु द्रव्यमान 27 और परमाणु क्रमांक 13 से प्राप्त हुआ है। X3+ में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें कोई परमाणु दिया है X, जिसका हमें पूछा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूछी है। हमें जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है वो हमें X3+ आयन में निकालनी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जितना किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है उतनी ही उसमें प्रोटॉन की संख्या होती है। हमें X परमाणु का परमाणु क्रमांक दिया है 13, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या भी होगी 13। सबसे पहले हमें पूछा है X3+ में प्रोटॉन की संख्या बताओ। तो इसमें X3+ में प्रोटॉन की संख्या जो होगी वो होगी 13। दूसरा हमें पूछा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें X3+ में निकालनी है। X परमाणु में जो परमाणु क्रमांक है इसका है 13। 3+ का मतलब होता है इसके अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन दान किए गए हैं। अगर माइनस होता तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं, तो हम इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या निकल के आएगी वो निकल के आएगी 10। इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास हो गई 10। तीसरा हमें पूछा है न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है A = P+N। A होता है इसमें परमाणु द्रव्यमान, P होता है इसमें प्रोटॉनों की संख्या, N होता है न्यूट्रॉन की संख्या। तो हमें परमाणु द्रव्यमान दिया है 27, प्रोटॉन की संख्या है हमारे पास 13 और हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। न्यूट्रॉन इक्वल टू ये हो जाएगा 27 माइनस के 13। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 14। तो हमारे पास न्यूट्रॉन की जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 14। तो हमारे इसमें से राइट ऑप्शन होगा, प्रोटॉन की संख्या हो गई 13, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 13, 10 और 14। इसका राइट आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 हमें पूछा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी संभव नहीं है। तो हम ऑप्शन से देखेंगे इस क्वेश्चन को, कौन सी अभिक्रिया इसमें से संभव है और कौन सी नहीं है। तो हम पहली रिएक्शन देखेंगे। पहली जो रिएक्शन हमें दी है वो है Zn + CaSO4। अगर हम इस रिएक्शन को करेंगे तो हम देखेंगे कि Zn की जो रिएक्टिविटी होती है वो रिएक्टिविटी सीरीज जो हमारी होती है वो होती है लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, ऐसे होती है हमारी। इन रिएक्शन को हम रिएक्टिविटी सीरीज के माध्यम से देखेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज होती है, अगर इनकी याद करने की आपको ट्रिक चाहिए तो मैं बता दूंगी। ऐसे होती है, लेकर 12 सरदार का नाम, मैगी अली जाकर फेंको सीढ़ी कोई नहीं। हमारे लिए इतनी काफ़ी है तो मैंने इतनी लिखी है, ज़्यादा नहीं लिखी। तो हम देखेंगे इसमें पहली रिएक्शन है हमारी Zn + CaSO4। तो जिंक की जो रिएक्टिविटी होती है वो Ca से कैसी होती है। देखो, रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक पहले आता है और जिंक बाद में आता है और कैल्शियम पहले आता है। तो कैल्शियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी और जिंक की कम होगी। कैल्शियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण जिंक यहाँ से इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, नहीं भगा पाएगा। तो इसकी जो रिएक्शन होगी वो नो रिएक्शन होगी, इनमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी। सेकेंड हम देखेंगे Mg + ZnSO4। Mg रिएक्टिविटी सीरीज में पहले आता है और Zn बाद में आता है। तो इसमें Mg की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, Zn की कम होगी। तो Mg Zn को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और बना लेगा MgSO4 + Zn। आगे देखेंगे हम एल्युमिनियम + CuSO4। इसमें भी ऐसे ही होगा, एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, कॉपर की कम होगी। तो एल्युमिनियम इसे यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और बना लेगा Al2SO4 का होल थ्राइस और कॉपर को यहाँ से अलग कर देगा। ये भी रिएक्शन हो जाएगी। और लास्ट जो रिएक्शन है PbSO4 + Fe। इसमें क्या होगा कि Fe की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, Pb की कम होगी। ये बाद में आता है। जो एलिमेंट पहले आता है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, जो एलिमेंट बाद में आता है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। ये यहाँ से इसको डिस्प्लेस कर देगा और ये बना लेगा FeSO4 और प्लस Pb। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, इसमें पूछा है इनमें से कौन सी संभव नहीं है रिएक्शन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट, Zn + CaSO4। नंबर 3 हमें पूछा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला विकल्प हमें दिया है S1, कोई अभिक्रिया है
दहन की सभी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। और दूसरा है, इन सभी अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का संयोग होता है और ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो हम पहला देखेंगे, पहला हमारा विकल्प क्या कह रहा है, दहन की सभी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। तो दहन हमारा जो होता है वो हमेशा ऑक्सीजन के साथ होता है और दहन में हमेशा ऊष्मा उत्सर्जित होती है, हमेशा ऊष्मा निकलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखो, अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराएंगे तो यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस इसमें से बहुत सारी ऊष्मा निकलेगी। तो पहला हमें दिया है कि दहन की अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती हैं, तो पहला वाला बिल्कुल सही है कि दहन की सारी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती हैं। सेकंड देखेंगे हम, इन सभी अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का संयोग होता है और ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है, इन सभी अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का संयोग भी होता है और ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो पहला हमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन पढ़ेंगे, S1 और S2 दोनों सत्य हैं, तो ये राइट है, बिल्कुल दोनों ही सत्य हैं। S1 के लिए S2 सही व्याख्या करता है, तो S1 के लिए जो S2 है वो सही कह रहा है कि इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और ऊष्मा निकलती है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, फर्स्ट वाला। आगे देखेंगे हम, आगे हमें ऑप्शन में दिया है S1 S2 दोनों सत्य हैं, S1 के लिए S2 सही व्याख्या नहीं करता, तो ये तो गलती होगा। S1 सत्य है किंतु S2 असत्य है, ये भी नहीं होगा, और S1 असत्य है, S2। और देखेंगे हम, R1 अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया करता है। दूसरा दिया है हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा। यहाँ अभिक्रिया करता है, निम्न में से क्या सत्य है। पहला ऑप्शन हमें दिया है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया है वियोजन, दूसरा हमें दिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया, दूसरी है संयोजन। तीसरा ऑप्शन है कि पहली अभिक्रिया विस्थापन है, दूसरी द्विविस्थापन है, और चौथा ऑप्शन हमें दिया है पहली अभिक्रिया संयोजन है और दूसरी अभिक्रिया विस्थापन है। तो हम देखेंगे पहली अभिक्रिया कह रही है बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4 से अभिक्रिया करता है। यहाँ पे दो हमारे पास अभिकारक हैं और हमारे पास 4 आयन हैं। ये आयन इससे रिएक्शन करके बना लेगा BaSO4 और सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करके बना लेगा 2NaCl। जहाँ दो परमाणु आयन का आपस में एक्सचेंज हो तो वहां पर दो विस्थापन अभिक्रिया होती है, तो पहली जो रिएक्शन होगी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। आगे देखेंगे हम, मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्शन करेगा, जहां दो अभिकारक हों और एक उत्पाद बने MgCO3 बनेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। जहाँ एक अभिकारक हो, दो हो, तीन हो, कितने भी अभिकारक हो, लेकिन जो उत्पाद है हमारा वो एक बने, उत्पाद हमारा एक बने, वहां हमेशा संयोजन अभिक्रिया होती है, जिसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, पहली अभिक्रिया हमारी द्विविस्थापन है और दूसरी अभिक्रिया हमारी संयोजन है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा दूसरा, सेकंड, पहली विस्थापन अभिक्रिया और दूसरी जो अभिक्रिया है वो संयोजन अभिक्रिया। नंबर 5 देखेंगे हम, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में सीटेट में आए हुए हैं सारे ही क्वेश्चन। तो पहला हमें दिया है S1 भौतिक परिवर्तन सर्वदा उत्क्रमणीय होते हैं। दूसरा दिया है भौतिक परिवर्तन में कोई नया उत्पाद निर्मित नहीं होता है। अब हमें इसमें ऑप्शन दिए हैं, मतलब हमें पूछा है, हमारे दोनों जो दिए हैं वो क्या कह रहे हैं, S1 और S2 दोनों सत्य हैं, हमारा ये कथन और ये कथन दोनों सत्य हैं, S1 S2 के लिए सही व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है हमारा S1 S2 दोनों सत्य हैं, S1 के लिए S2 सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है कि S1 सत्य है किंतु S2 असत्य है। चौथा ऑप्शन है S1 असत्य है किंतु S2 सत्य है। तो हम दोनों कथन देखेंगे। पहला जो कथन दिया है वो दिया है भौतिक परिवर्तन सर्वदा उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का अर्थ होता है हम किसी चीज को पुनः निर्मित कर दें, जैसे हमने किसी चीज को बनाया उसे दोबारा से उसी में कन्वर्ट कर दें। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में
हमेशा अवस्था परिवर्तित होती है, हमेशा जो चेंज होता है वो अवस्था में चेंज होता है, न कि कोई नया उत्पाद बनता है। हमेशा अवस्था चेंज होती है, कोई नया उत्पाद नहीं बनता है। जैसे हम एग्जाम्पल में लें, जैसे लकड़ी का बुरादा। अगर लकड़ी का जो बुरादा होता है, लकड़ी का बुरादा, लकड़ी को हम बुरादे में कन्वर्ट कर दें तो उसकी जो अवस्था है वो चेंज हो जाएगी, न कि कोई नया उत्पाद बन जाएगा। तो पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन सर्वदा उत्क्रमणीय होते हैं, तो हम लकड़ी के बुरादे को फिर से लकड़ी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये वाला हमारा बिल्कुल गलत होगा कि हमेशा होते हैं उत्क्रमणीय, कुछ चीज़ें होती हैं हम दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सर्वदा नहीं होते हैं। हमेशा हम किसी भी चीज़ को दोबारा से उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। लकड़ी को हम बुरादे में कन्वर्ट नहीं कर सकते दोबारा से, बुरादे को लकड़ी में। इसका अब हम दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या कह रहा है, भौतिक परिवर्तन में कोई नया उत्पाद निर्मित नहीं होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भौतिक जो परिवर्तन होते हैं उनमें कोई नया उत्पाद निर्मित नहीं होता है। तो पहला इसमें दिया है S1 S2 दोनों सत्य हैं, तो ये बात गलत है, दोनों सत्य नहीं है। S1 S2 दोनों सत्य हैं, ये भी नहीं है। तीसरा है H1 सत्य है किंतु S2 असत्य है, तो पहला तो होगा ही नहीं, मतलब पहला सत्य तो है ही नहीं। चौथा है S1 असत्य है और S2 सत्य है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फोर्थ, S1 सत्य है, S2 असत्य है। मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ आपको कि S1 भौतिक परिवर्तन सर्वदा उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का अर्थ होता है हम किसी भी चीज़ को फिर से उसी में कन्वर्ट कर दें। जैसे एग्जाम्पल के लिए लकड़ी का बुरादा, अगर हम लकड़ी को बुरादे में कन्वर्ट कर सकते हैं तो बुरादे को फिर से लकड़ी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन कुछ होते हैं उत्क्रमणीय, लेकिन सर्वदा नहीं होते हैं। तो ये वाला हमारा कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन देखेंगे कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया उत्पाद निर्मित नहीं होता है। तो भौतिक परिवर्तन में हमेशा अवस्था का परिवर्तन होता है, न कि कोई नया उत्पाद बनता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। पहली हमारी असत्य है, दूसरी हमारी सत्य है। आगे क्वेश्चन देखना, नंबर 6 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है आयरन। आयरन की रिएक्शन हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करके देखेंगे HCl। तो ये भी क्वेश्चन रिएक्टिविटी सीरीज आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन उसी के बेस पे हैं। देखो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, ट्रिक होती है इसकी, लेकर, 12, सरदार, का, नाम, मैगी, अली, जाकर, फेंको, सीढ़ी, कोई, नई। कॉपर इसमें नीचे आता है, इतनी काफ़ी है हमारे लिए। तो पहला देखेंगे हम, आयरन तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करती है कि नहीं। तो इसका जो देखो Fe की जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन हमारा नीचे आता है यहाँ, Fe हमारा पहले आता है, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी और इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो ये यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, इसमें हाइड्रोजन की गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और FeCl से रिएक्शन करके FeCl2 बना लेगा। आगे हम रिएक्शन देखेंगे कॉपर की। तो कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो H से कैसी होगी, कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से हमेशा कम होती है। हाइड्रोजन पहले आता है, कॉपर बाद में आता है, तो ये यहाँ से इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो इसमें जो होगी नो रिएक्शन होगी। तो हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। आगे आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन की कम होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यही पूछा है कि कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगी। तो आयरन की बात करें तो आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम होती है, तो Fe हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लेता है, उसे डिस्प्लेस कर देता है। कॉपर की बात करें तो कॉपर की रिएक्टिविटी कम होती है, हाइड्रोजन की ज़्यादा होती है, क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में बाद में आता है, तो कॉपर इसे डिस्प्लेस नहीं कर पाता, तो ये नो रिएक्शन होगी। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम दोनों की, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन से डिस्प्लेस कर देते हैं और रिएक्शन हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कॉपर और तांबा। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या मल की अकार्बनिक अशुद्धियां हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फॉस्फेट और पीटक नासी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बी और सी। इसका सही आंसर है पहला, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम, केक के लिए आटा गूंथते हुए रसोई में एक चुटकी ईस्ट, ईस्ट को हम खमीर भी बोलते हैं, आपने देखा होगा ब्रेड में किया जाता है, केक में भी किया जाता है। उसमें क्या होता है, अगर किसी चीज़ में भी हम चीनी में, तब खमीर ईस्ट कुछ भी बोल सकते हैं हम, जब डालते हैं तो उसमें अल्कोहल का निर्माण होता है।
और वो खमीर ऊपर उठने लगता है, जिससे वो उसमें छेद छेद से हो जाते हैं। आपने देखा होगा स्पंज सी बन जाती है केक में, वैसा हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, ईस्ट और चीनी आटे में डाली और कुछ घंटे के लिए उसे रखकर छोड़ दिया। कुछ घंटे के बाद आटे में खट्टी सी गंध क्यों आ रही है? देखो, जब हम चीनी चीनी हमारी शुगर होती है, जब चीनी की हम रिएक्शन ईस्ट से करवाते हैं, ईस्ट को हम खमीर भी बोल सकते हैं। जब खमीर और ईस्ट आपस में मिलते हैं तो हमेशा अल्कोहल का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। अल्कोहल में जो गंध आती है वो खट्टी आती है, उसकी जो स्मेल होती है वो खट्टी आती है। इसलिए क्या होता है कि चीनी में खमीर डालने से उसमें अल्कोहल बनने लग जाता है, तो क्या होता है उसमें थोड़ी देर बाद खट्टी खट्टी सी गंध आने लगती है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, ये भी सही है, उत्पन्न होती है, क्योंकि अल्कोहल उत्पन्न होता है, क्योंकि ईस्ट में चीनी डाली गई है, क्योंकि लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्योंकि अल्कोहल उत्पन्न होता है, तभी तो खट्टी आती है। इसमें कार्बन डाइसल्फाइड के ऊपर नहीं पूछा, इसमें पूछा है खट्टी गंध क्यों आती है, तो उसमें अल्कोहल उत्पन्न होता है और अल्कोहल में जो स्मेल होती है वो खट्टी होती है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन एक अपसारी प्रश्न है? समझाइए कि ऑप्शन हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि अपसारी क्या होता है। अपसारी जितने भी क्वेश्चन होते हैं, एक होता है अपसारी क्वेश्चन और दूसरा होता है अभिसारी क्वेश्चन। सीटेट में इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अभिसारी और अभिसारी। तो मैं आपको 1 मिनट में अभी अभिसारी क्वेश्चन कौन से होते हैं, अभिसारी क्वेश्चन और अपसारी क्वेश्चन। अपसारी वो होते हैं जहाँ से हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आए। अभिसारी वो होते हैं जहाँ पर हमारा दिमाग एक बिंदु पे फिक्स हो जाए। जैसे कि आपने पूछा कि किसी ने पूछा कि जल के हमारे जीवन में जल क्यों आवश्यक है या क्या महत्व है, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि हमारे सेहत के लिए अच्छा है, इससे बीमारियां दूर होती है, बहुत सारे आएंगे। अभिसारी में क्या होता है, किसी ने आपसे पूछा कि जल से होने वाले रोग बताइए, तो आप बता दोगे 3-4 फिक्स, ये रोग होते हैं, ये रोग होते हैं। अपसारी का मतलब होता है खुले टाइप के प्रश्न, ओपन स्टैंडर्ड के खुले प्रश्न, जहाँ से हमारा दिमाग बहुत सारे प्रश्न कर सकता है। और अभिसारी का मतलब होता है बंद, जहाँ पर हमारा मुंह बंद हो जाए, दो जिसके आंसर बता के, इस टाइप के होते हैं। अपसारी का मतलब होता है जहाँ से हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आए कि ये होता है, इससे ये होता है। और अभिसारी का मतलब होता है हमारा दिमाग एक फिक्स बिंदु पर थम जाए, वहीं पर रुक जाए। तो इसमें हमें पूछा है, समझाइए कि कार्बन डाइऑक्साइड आग को कैसे नियंत्रित कर पाते हैं। तो इसका आप एक आंसर बता सकते हो कि ये ऐसे नियंत्रित कर पाते हैं। दूसरा पूछा है, घर्षण एक मित्र है या शत्रु, तो इसको भी आप एक आंसर में बताओगे कि मित्र है या शत्रु। तीसरा है, द्रवों में तैरती वस्तुओं की विशिष्ट प्रकृति क्यों होनी चाहिए, तो इसका भी एक आप एक बिंदु पर रुक जाओगे, ये अभिसारी प्रश्न है, ये भी एक अभिसारी प्रश्न है, ये भी अभिसारी प्रश्न है। चौथा है हमारा, क्या होगा यदि हम पेड़ काटते चले जाएं, तो आपके दिमाग में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि क्या होगा, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, हमारे लिए पेड़ बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो हमारे मतलब दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आएंगे। तो ये जो क्वेश्चन दिया है, ये जो प्रश्न है, ये हमारा अपसारी प्रश्न है, जहाँ पर हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आए जिस क्वेश्चन को देख के, वो होते हैं अपसारी क्वेश्चन, खुले प्रश्न। और जहाँ पर हमारा दिमाग एक बिंदु पे फिक्स हो जाए, वो होते हैं हमारे अभिसारी प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4th। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा आज का। तो इसमें पूछा है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2nd, जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण।